स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चला है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो रुड़की में मेयर गौरव गोयल समेत 6 लोगों के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने छेड़छाड़ और पति के साथ मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर अब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 9 जनवरी को उसकी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित महिला का पति मेयर गौरव गोयल के साथ काम करता था, लेकिन तनख्वाह नहीं देने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवक को जेल तक जाना पड़ा और पीड़ित महिला ने मेयर समेत 6 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अब जबकि अदालत से आदेश आया है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता की तहरीर पे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 6 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट इत्यादि धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना जारी है। गौरव गोयल हैं, राजीव गोयल हैं, आलोक सैनी, सार्थक गोयल, मनोज कश्यप और अनुज सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के महासचिव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस आरोप पर करारा जवाब दिया है, जिसमें हरीश रावत ने चमोली आपदा में सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें केदारनाथ आपदा याद करनी चाहिए, जब उत्तराखंड के लोग भयंकर त्रासदी से जूझ रहे थे। ठीक उसी समय कांग्रेस के नेता विदेश गए हुए थे और अपने जो विदेश गए हुए नेता है उनकी तस्वीरों को दिल्ली में मिठाइयां खिला रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ आपदा के समय कांग्रेस ने जिस तरह की ढिलाई बरती, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। लिहाजा चमोली आपदा के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, उसमें कांग्रेस जबरदस्ती कमियां ढूंढने में लगी है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। और चलिए चमोली आपदा पर आज का अपडेट भी आपको दे दें। तो तपोवन टनल में राहत का काम चल रहा है, लेकिन टनल से अब लगातार पानी भी निकलने लगा है। टनल से पानी निकालने के लिए 6 इंच मोटी तीसरी पाइपलाइन भी डाल दी गई है, जिसमें सुरंग से पानी निकालने का काम तेजी से हो रहा है। वहीं नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो अब तक कुल 62 शव मिले हैं, जबकि 28 शरीर के अलग अलग हिस्से मिले हैं और इनमें से 34 शवों की पहचान हुई है और 143 जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब तारीफ की है। हरीश रावत बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। हरीश रावत ने ट्वीट किया, कभी कभी डबल इंजन भी समझदारी का काम कर जाता है। बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देना एक अच्छा निर्णय है। वहीं सरकार के सही फैसले की तारीफ के लिए बीजेपी ने भी हरीश रावत को धन्यवाद कहा। पार्टी प्रवक्ता खजान दास का कहना है कि हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका तारीफ करना ऐतिहासिक है। इसलिए कि डबल इंजन लग रहा था कि ये स्टार्ट होना भूल गया है, तो कम से कम एक अच्छे सोच को आगे बढ़ाया, तो मुझे अच्छा लगा। वैसे इससे कोई गुणात्मक परिवर्तन स्थितियों में नहीं आने जा रहा है, मगर एक समझ अच्छी है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा होता है, अच्छे की सराहना की है। उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से सरकार का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, ये ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो दरअसल जो पिता की संपत्ति है उस पर बेटियों को भी अपना हक मिलेगा और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो ये फैसला है इससे महिलाओं को भागीदारी मिलेगी और ऐतिहासिक फैसला है, इससे राज्य में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएंगे। जो हम बराबरी के हक की बात करते हैं, बराबरी के योगदान की बात करती हैं, तो आज अब इस हालत में होंगी कि वास्तव में वो बराबरी के साथ योगदान, परिवार हो, चाहे समाज हो या फिर राज्य हो, उसमें वो बराबरी का योगदान कर सकेंगी।
तो 2 दिन के हल्द्वानी दौरे पर थे मुख्यमंत्री, जो आज संपन्न हो गया है। और इस दौरे पर शुक्रवार को हल्द्वानी में नैनीताल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया है। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मुख्यमंत्री के साथ थे। तो अब यहाँ एक परमानेंट यानी कि स्थायी कैंपस खोला जाएगा। तो सरकार चुनावी सरगर्मियों के बीच हर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है। बात विपक्षी दल की करे, कांग्रेस की करे, तो उत्तराखंड कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन कमेटी भले ही बन गई हो, लेकिन ना तो इसको लेकर अब तक कोई बैठक हुई है, ना ही कहीं कोई कोऑर्डिनेशन या समन्वय नजर आ रहा है। और चुनाव से पहले कोऑर्डिनेशन की कहानी संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने 14 दिन हो गए, लेकिन कमेटी के 9 मेंबर्स अब तक एक मीटिंग नहीं कर पाए। गुरुवार को प्रभारी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव देहरादून में थे। सोशल मीडिया का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लेकिन देहरादून में होते हुए भी हरीश रावत ऑफिस तक नहीं आए। ऐसे में सवाल है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कब होगी और क्या कोऑर्डिनेशन सुधरेगा? नहीं, जल्दी ही कोऑर्डिनेशन कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी है और उसकी भी मीटिंग हम जल्द रखेंगे। मैं इन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये तो प्रभारी जी देखें और जब मीटिंग होगी हम भी चले जाएंगे। कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन आज नहीं बल्कि 2017 से ही गड़बड़ाया हुआ है और मुश्किल बड़े नेताओं के बीच है। नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि सबकी नीयत सही होनी चाहिए, तभी सरकार बनने पर सबको प्रसाद मिलेगा। और सद्भाव में मैं नहीं कहा जाता, सद्भाव में हम होता है। हम करके रहोगे तो कोऑर्डिनेशन है, मैं करके रहोगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब फायदा तब होता है जब आपका नीयत ठीक होती है। नीयत से ही सब चीज़ होती है। चुनाव भी नीयत से ही होता है, काम भी नीयत से ही होता है। सरकार आएगी तो सबको कुछ ना कुछ प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन सारा प्रसाद तो किसी एक को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में सत्ता की कुर्सी पाने की चाहत हर बड़े नेता को है और हर नेता प्रसाद भी पाना चाहता है, लेकिन बिना बात मुलाकात और कोऑर्डिनेशन के कांग्रेस के नेता ये काम करेंगे कैसे, ये कह पाना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। तो इस बार कुछ नियमों में बदलाव है। जो मुख्य शाही स्नान है और जो स्नान यहाँ पर होंगे उसमें वीआईपी या वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा। यानी कि कोई अगर सोच रहा है कि वो यहाँ जाएगा और उसको विशेष तवज्जो दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सभी को सामान्य जनता की तरह ही कुंभ में हिस्सा लेना होगा, आम जनता की तरह ही स्नान करना होगा। पुलिस मुख्यालय ने कुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के साथ ही रेलवे सुरक्षा बल, एनआईए और आईबी के अधिकारी भी शामिल हुए थे। तो सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन का खाका इस बैठक में तय हुआ है। साथ ही जो भी केंद्र के दिशा निर्देश हैं, उनके मुताबिक ही कुंभ का संचालन करने पर जोर दिया गया है। से आ रहे हैं उनके लिए एक तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा और दूसरे जो है उनके द्वारा उनका जो चेकिंग है, वो जो मेन डे है उस पर तो रैंडम चेकिंग ही की जा सकती है, किंतु रैंडम चेकिंग की जाए। तो फिलहाल जो हरिद्वार का प्रशासन है वो भी काम पर कड़ी नजर रखे हुए है और इस दौरान 2 विभागों की लापरवाही पर जिलाधिकारी काफी सख्त नजर आए। मेले की समीक्षा बैठक में डीएमसी रविशंकर ने ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र में नई सड़कों की जानकारी मांगी थी, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को नगर निगम का बता दिया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी झाड़ दी। लेकिन बैठक में मौजूद नगर आयुक्त ने टाइल्स का काम पीडब्ल्यूडी का बता दिया। इसके बाद डीएम भड़क गए और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की और तेजी से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। और पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। धारचूला, मुंसियारी और डीडीहाट तहसील में ये झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके शाम 4:37 पर आए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 थी, जबकि डीडीहाट भूकंप का केंद्र था। डीडीहाट में जमीन से 8 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। अगर पिथौरागढ़ के आप धारचूला या मुंसियारी तहसीलों को देखें, इस तहसील के गांवों को देखें, तो प्राकृतिक तौर पर ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इन तहसीलों में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो कभी भी आसमानी आफत का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन परिवारों का विस्थापन की ओर किसी का ध्यान नहीं है।
धारचूला और मुनस्यारी तहसील के दर्जनों गांव सदियों से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हैं। ऐसी शायद ही कोई बरसात हो जब यहाँ के गांव में आसमानी आफत न बरपी हो। प्रकृति के तांडव ने अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी आगोश में ले लिया है। बावजूद इसके विस्थापन का मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में ज़्यादातर विस्थापन के प्रकरण मुनस्यारी और धारचूला तहसील के अंतर्गत हैं। इसमें से 293 केस 2020 से पहले के आपदा के हैं, 196 केस 2020 की आपदा के हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार। जिले में 2020 से पहले 293 परिवारों का विस्थापन होना था, लेकिन बीते साल में आई आपदा में ये आंकड़ा बढ़कर 489 पहुंच गया है। विस्थापन की राह देख रहे सबसे ज्यादा परिवार धारचूला और मुनस्यारी तहसील में है, जबकि डीडीहाट और बेरीनाथ के भी कुछ परिवारों को विस्थापित किया जाना है। प्रशासन का कहना है कि विस्थापित परिवारों के लिए सुरक्षित जमीन तलाश ली गई है। साथ ही भूगर्भीय सर्वे का काम भी किया जा चुका है। कुछ प्रस्ताव हमारे शासन को गए हैं, कुछ शासन से कुछ आपत्तियों पर वापस भी आए हैं, उनकी आपत्तियां भी हम निराकरण कर रहे हैं। तथा जो अभी लेटेस्ट जो बने हुए संवेदनशील हुए, उनकी संवेदनशीलता की हमने जांच करा ली है। अब उसमें जितने परिवार आएंगे विस्थापन की श्रेणी में, उनका विस्थापन का प्रस्ताव हम जल्द से जल्द शासन को भेजेंगे। जिले में प्राकृतिक आपदाओं का तांडव बीते कुछ सालों में इस कदर बढ़ा है कि सोबला, बस्तड़ी, टांगा और मालपा जैसे बड़े गांव का वजूद पूरी तरह मिट गया है। यही नहीं, विस्थापन न होने की वजह से सैकड़ों लोगों को बेवक्त जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि जल्द ही संवेदनशील परिवारों को विस्थापित किया जाए, ताकि लोगों की जिंदगी महफूज हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में आयोजित होने वाली रैंकर्स परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब 21 फरवरी को ही रैंकर्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि अदालत ने पीएससी महिला कांस्टेबल मामले में सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। वहीं पीएससी से जिला पुलिस में आए 12 पुलिसकर्मियों को रैंकर्स परीक्षा में बैठने की अदालत ने इजाजत दे दी है। कुंभ ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की याचिका पर भी अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा 21 फरवरी को ही आयोजित की जाएगी, यानी कि जो भी आपत्तियां थी उनको दरकिनार कर दिया गया। और बात करेंगे अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट की, जो विधायक के देहांत के बाद से खाली है और कभी भी यहां चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सियासी पार्टियों के संभावित उम्मीदवार अभी से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो 22 से पहले सल्ट का जो चुनाव होगा वो दोनों ही दलों के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों ने टिकट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के 3 प्रमुख दावेदार टिकट की दौड़ में हैं। पहला नाम है दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना। दूसरे हैं पार्टी से बगावत कर 2007 में निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे दिनेश मेहरा। और तीसरे हैं पेशे से डॉक्टर यशपाल रावत। अब हालांकि टिकट मिलने में अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल दौड़ में महेश जीना सबसे आगे बताए जा रहे हैं। और मैंने अपना दावा भी इसी अपने सल्ट विधानसभा के लिए किया है कि मुझे इसमें आप अगर सहयोग करेंगे और पार्टी मेरे को इसमें प्रत्याशी बनाएगी तो मैं पूरा जी जान लगा के भारतीय जनता पार्टी के और अपने भाई के नाम को आगे रोशन करूँगा। मेरी प्रबल दावेदारी है, मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ। यदि वो सहानुभूति का यदि के उसमें वोट देते हैं उनके परिवार वालों को तो अच्छी बात है, हमारी भी सहानुभूति है। लेकिन इसके अलावा यदि पार्टी दूसरे पक्ष से सोचती है तो मैं भी प्रबल दावेदार हूँ। दूसरी ओर इस उपचुनाव में कांग्रेस से 2 लोग दावेदारी जता रहे हैं। इनमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंगा पंचोली 2017 में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। वहीं सल्ट के पूर्व विधायक रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत भी टिकट की दौड़ में हैं। तो अगर एक युवा को मौका मिलेगा तो अवश्य जो इस समय युवा जनप्रतिनिधि हैं पूरे क्षेत्र में, उन लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा का हम फ़ायदा चुनाव में ले सकते हैं और यहाँ जो उपचुनाव है उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, दावेदारी तो बिल्कुल प्रबल है क्योंकि पिछले बारी में बहुत कम वोटों से हारी हुई हूँ और विगत 4 साल से लगातार क्षेत्र में हूँ और इसलिए मेरी दावेदारी बनती है।
सल्ट उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों में संभावितों की लिस्ट लंबी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का टिकट पार्टी के दो बड़े नेता और कभी एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले हरीश रावत और रणजीत रावत का कद जरूर तय करेगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। उन्नाव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी विनय और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनय ने जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के पीछे जो बात सामने आई है उसमें उसके मुताबिक प्रेम संबंध से इनकार करने पर आरोपी ने पानी में जहर मिलाकर पिला दिया लड़कियों को। ऋषभ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। ऋषभ, ये बहुत बड़ा खुलासा है। किसी ने मारा नहीं, एक तरफा प्रेमी ने यह दुस्साहस किया है। जी अजय, देखिए बिल्कुल अब साफ हो चुका है। बदनीयती और बदकिस्मती के चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। बदनीयती थी विनय जो इसमें आरोपी है मुख्य, उसकी बदनीयती थी कि वो एक तरफा प्रेम करता था और जब उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकराया गया तो उसने तय कर लिया कि वो जो किशोरी इस वक्त जिंदगी मौत से जूझ रही है उसके पानी में उसने जहरीला पदार्थ मिला दिया जो गेहूं में आमतौर पर रखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती उन 2 किशोरियों की रही जिन्होंने खुद रोशनी नाम की उस किशोरी से, जो उसकी रिश्तेदार भी थी, उससे पानी की बोतल छीनी और खुद पहले पी ली। बस यही उनकी बदकिस्मती थी जिसके चलते उन दोनों की मौत हो गई। बाद में वही पानी रोशनी ने भी पिया और वो फिलहाल कानपुर में उसका इलाज चल रहा है। मामला चूंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, इसको कानून व्यवस्था से जुड़ा बताते हुए विपक्ष के नेताओं ने हंगामा काटा, लगातार सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाए गए। लेकिन कल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तभी तमाम बातें साफ हो गई थी कि जहरीले पदार्थ से ही दोनों किशोरियों की मौत हुई है। हाँ, ये बात थी, तब तक ये नहीं तय हो पा रहा था जहरीला पदार्थ उन्होंने खुद खाया या उनको खिलाया गया। हालांकि पुलिस के ऑफिसर्स मुझसे भी लगातार ये बात कह रहे थे कि कहीं भी किसी फोर्सफुल कंजम्पशन के निशान नहीं मिल रहे हैं, उनको जबरिया नहीं खिलाया गया है। जो भी कुछ उन्होंने खाया है वो उन्होंने अपनी मर्जी से खाया है। तो अब आज उस बात का खुलासा हो गया है कि विनय ने अपने एक नाबालिग सहयोगी से पहले नमकीन का पैकेट मंगवाया था, सबने नमकीन खाई। विनय अपने साथ में ही पानी लेकर आया था और उस पानी में उसने पहले से ही जहरीला पदार्थ मिलाया हुआ था। उसकी प्लानिंग थी कि वो पहले रोशनी को नमकीन खिलाएगा, फिर उसके बाद यही जहरीला पानी पिलाएगा। लेकिन रोशनी के साथ में उसकी जो रिश्तेदार किशोरियां थी, वहां पर हंसी मजाक के दौरान उन्होंने पहले पानी की बोतल छीन ली कि हमें पहले पीना है और उन दोनों किशोरियों ने वो पानी पी लिया। दुखद, एक तरफा एक प्रेमी, सिरफिरे पागल प्रेमी ने यह कदम उठाया और 2 युवतियों की इसमें मौत हो गई जहर से, तीसरी भी मौत से जूझ रही है।